तो बेटे आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 14वें चैप्टर के। तो ये पहला प्रॉब्लम है, बल्कि 14.1 क्या है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड दैट वाज causes a maximum torque, maximum force of 7 into 10 to the power 3 Newton on a 20 centimeter straight wire carrying a current of 10 ampere। तो थोड़ी सी मुश्किल मुझे पेश आ रही है आज, वो एमिक लगाना लेना भूल गया हूँ बेटे, चलो गुजारा हो जाएगा। तो ये एफ मैक्स है, मैक्सिमम फोर्स है। कहता है कितनी फोर्स है, ये 7 into 10⁻³ न्यूटन की है। और जो वायर है उसकी लेंथ दी गई है एल, ये है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के मीटर में, तो ये बन जाएंगे 2 into 10⁻³ मीटर। तो मैंने 3 को लिख दिया। ये देखिए सेंटीमीटर के बल्कि ये आ जाएगा 1, यानी कि ये 0.2 मीटर बन जाएंगे। तो ये इसको लिखा जा सकता है 2 into 10⁻⁻1 मीटर। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई, वो है 10 एम्पियर का। तो ये देखिए आपसे कहा गया है कि ये मैक्सिमम फोर्स है एफ के लिए। हाँ, तो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने मालूम करनी, मैक्सिमम फोर्स ये। तो हमारे पास फोर्स के लिए ये रिलेशन है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, आई एल बी साइन ऑफ थीटा फॉर मैक्सिमम फोर्स थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये देखें आई में चेंज नहीं आ रही, एल में चेंज नहीं आ रही, बी में चेंज नहीं आ रही, तो एंगल जो है अगर 90 डिग्री का होगा तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं एफ मैक्स इज इक्वल टू आई एल बी। तो आई की वैल्यू जो है, हाँ यहां से आपने बी की वैल्यू निकालनी है, बी किसके इक्वल होगा, एफ मैक्स डिवाइडेड बाई आई एल। एफ मैक्स आपके पास दिया गया है 7 into 10⁻³ न्यूटन है। चलो इसके बी लिखते यूनिट। तो आई की वैल्यू 10 है, लेंथ जो है वो 0.2 है, तो ये 0.2 से ये इसका डेसिमल जो है इससे कैंसिल कर दें, तो बाकी आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 into 10⁻³ तो ये आ जाएगा 3.5 into 10⁻³ टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ 2.5 into 10⁻³ टेस्ला। बी की वैल्यू दी गई है, ये क्वेश्चन है 14.2, और बी की वैल्यू दी गई है 2.5 into 10⁻³ टेस्ला। अब कहते हैं ये है कि सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो है वो वेट के बराबर हो। तो आपसे ये पूछा गया है कि हाउ फास्ट, मीन कितना तेज चलेगा, उसकी वेलोसिटी आपने बतानी है, किसकी, प्रोटॉन की। क्यू की वैल्यू भी दी गई है ई, और ये है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि प्रोटॉन का चार्ज जो है वो आपको दिया गया है। आपने बताना है कि अगर इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है प्रोटॉन के ऊपर, वो वेट के इक्वल है, वेट और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बराबर हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि जो फोर्स लगती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो है क्यू वी क्रॉस बी,
तो यहाँ भी हम मैक्सिमम फोर्स ले लेते हैं, तो F की मैग्नीट्यूड आएगी QVB साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 1 के इक्वल हो गया, तो ये QVB आ गया, ये F की इक्वल हो गया। अब यहाँ देखिए हमने B की वैल्यू निकालनी है, तो B किसके बराबर होगी, F ओवर QB, और F भी दिया गया है कि ये वेट के इक्वल है, W ओवर QB, और W जो है वो mg के इक्वल होता है, mg ओवर QB, और ये मास किसका है, यहाँ प्रोटॉन का, m जो है 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम हो गया। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दें, m की वैल्यू 1.67 into 10⁻⁻27 आ गया, g की जगह 9.8 लिख दें, q की जगह 1.6 into 10⁻⁻19 लिख दें, और b जो है वो है 2.5 into 10⁻³ टेस्ला। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये b की वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहाँ ऐसे करना है कि ये देख लेना कैलकुलेशन करके, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, लास्ट में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, a velocity selector has a magnetic field of 0.3 टेस्ला, B जो है 0.3 टेस्ला की इक्वल है। If a perpendicular electric field of 10,000 volt per meter, E जो है उसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड 10,000 volt per meter is applied, what will be the speed of the particle that will pass through the selector? स्पीड क्या होगी, ये वेलोसिटी सेलेक्टर होता क्या, ये थोड़ा सा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दोबारा बता देते हैं हम। ये देखिए एक्चुअली किसी भी पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये भी एक मेथड है, एक मेथड तो हमने पढ़ा था ना EBM में। एक ये होता है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि फील्ड की डायरेक्शन हमसे अवे है। अगर एक चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इसमें एंटर होता है V वेलोसिटी के साथ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये देखिए ये V है, ये V है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो है Fm मैग्नेटिक फोर्स, और वो किसके बराबर होगी, QVB की इक्वल होगी, क्योंकि अब देखिए V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 1 की इक्वल हुआ, तो मैग्नीट्यूड ये आ गई। अब अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये पार्टिकल जो है अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर जाता, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ ये दो प्लेट्स रख लेते हैं, और ये जो प्लेट हैं इनको हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। चलो ये ले लें, वैसे तो यहाँ ही होती है लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे, ये दोनों प्लेट्स हमने रख दी। अब ये देखिए कि अगर ये चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव है तो ये हम पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं, ये नेगेटिव प्लेट ले लेते हैं, और ये पैरेलल प्लेट्स होती हैं वो अच्छी खासी लेंथी होती है, इनका डिस्टेंस जो है, ये प्लेट्स की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है। अब इधर से यहाँ जो सिचुएशन क्रिएट की गई है वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, और इन प्लेट्स की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ डाउनवर्ड है। और अगर चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव है, जिसका पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और वो Fe होगा, वो किसके बराबर होता है, Q और E के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए अगर ये दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल होंगी, हैं तो अपोजिट, अगर ये इक्वल होंगी तो चार्ज पार्टिकल ना अपवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा ना डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता जाएगा।
तो जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता जाएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, आवाज आ रही जी सारी सर। अच्छा फिर ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि उस वक्त ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल ना अपवर्ड और ना डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होगा, इस तरह स्ट्रेट वे में बाहर निकल जाता है। तो हम कहते हैं कि एफ एम जो होगा वो एफ ई के इक्वल होगा। अब एफ एम की वैल्यू क्या है, क्यू वी बी, और एफ ई की वैल्यू क्या है, क्यू ई। अब क्यू से क्यू कैंसिल कर दे तो बी किसके बराबर हो जाएगा, ई और बी के रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ इसका दिया गया है कि ई की वैल्यू है 10,000 और बी की वैल्यू है 0.3 टेस्ला। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए कितना फिर आसान मेथड हो गया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की आप वेलोसिटी जो है मालूम कर सकते हैं सिर्फ अप्लाइड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो निकाल के। यानी कि होता बेसिकली ये है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल होते हैं, दोनों को इस तरह एडजस्ट कर लिया जाता है कि पार्टिकल जो है यहाँ से जो एंटर हो रहे हैं वो उसी स्ट्रेट लाइन में पास करते जाए, यानी कि ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो। तो इसका मतलब ये होगा कि उस वक्त बी जो है ई और बी की रेशियो के बराबर होगी। तो ये इलास्टिक इलेक्ट्रो होता है और इसकी इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू जो आपका गिवन प्रॉब्लम है उसमें। अगला क्वेश्चन है a coil of 0.1 multiplied by 0.1 यानी कि 0.1 by 0.1 meter and of 200 tons carrying a current of 1 milliampere is placed in a uniform magnetic field 0.1 Tesla. Calculate the maximum torque that acts on the coil. अब एक coil है, ये प्रॉब्लम ये था हमारा तीसरा प्रॉब्लम, ये है चौथा। तो कॉइल का एरिया दिया गया है, एरिया क्या है कॉइल का, ए कह रहे वो है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। अब कहते हैं कि उसके नंबर ऑफ टर्न जो हैं एन कह रहे हैं वो हैं 200 के बराबर नंबर ऑफ टर्न्स। अब उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है आई, वो कहते हैं कि 1 मिली एम्पेयर है, 1 मिली एम्पेयर 1 × 10⁻³ एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है वो यूनिफॉर्म है और उसकी स्ट्रेंथ है 0.1 टेस्ला के इक्वल। तो आपसे पूछा गया है कि उसके ऊपर मैक्सिमम टार्क किसके बराबर होगा, तो आप मैक्सिमम की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहां देखिए कि मैक्सिमम टार्क कब होता है, जब हमारा जो प्लेन है कॉइल का वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। प्लेन एरिया पैरेलल और प्लेन जो है उसका परपेंडिकुलर, सॉरी प्लेन जो है पैरेलल है, एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है। मीन ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन ये है और हमारी कॉइल जो है वो इस तरह पड़ी हुई है ऐसे, ये अब एरिया की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इसका मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन इसका प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मीन अल्फा जो है वो 0 डिग्री का होगा। तो टॉर्क के लिए हमने निकाली थी वैल्यू करंट के लिए कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाती है, तो टॉर्क N I A B cos ऑफ अल्फा। तो यहाँ अल्फा जो है वो 0 के बराबर लेंगे, क्यों, हम मैक्सिमम टॉर्क ले रहे हैं। मैक्सिमम टॉर्क उस वक्त होगा जब ये सिचुएशन होगी, तो इसलिए हम कहते हैं मैक्सिमम टॉर्क N I A B के इक्वल होगा। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम उस वक्त होगी जब कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ cos 0 हम पुट करेंगे, cos 0 1 की इक्वल हुआ। तो ये m की वैल्यू दी गई है 200 और I जो है वो 1 into 10 पर -3 है, एरिया जो है वो 0.01 का है और मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.1 टेस्ला का है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आएगी। सिंपल बात देखें कि ये दो जीरो जो है इससे कैंसिल कर दें, ये 1 आ जाएगा, बाकी ये एक पॉइंट और ये 0.4 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 into 10 पावर -4, ये न्यूटन मीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, a power line 10 meter high carries a current 200 ampere. Find the magnetic field at the due to wire at the ground. तो ये देखिए कि हमने एक बार पहले से डिस्कस किया था, अब दोबारा यहाँ देख लेते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है या रॉड है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हम एम्पियर लॉ में पढ़ चुके हैं। और अगर हमारा पाथ जो है वो सर्कुलर होगा तो उसकी वजह से जो हम मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां दिया गया ना, ये प्रॉब्लम है आपके पास पांचवा प्रॉब्लम है, ये है 14.5। ये देखें, ये एक पावर लाइन है, ये जो हमारी बिजली की तारें जो होती हैं, और ये बड़ा खंभा उसकी बात कर रहा है ये कि उसमें से 200 एम्पियर, इसमें करंट जो है आई वो 200 एम्पियर का है और इसकी हाइट जो है ग्राउंड से वो है 10 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर, यानी तकरीबन कोई 35 फुट की करीब। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जाहिर है करंट इसमें फ्लो होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो देखिए इस तरह सर्कुलर बनेगा ये, और उसका सेंटर जो है वो यहाँ पे लाई करेगा। तो ये सर्कुलर जब फील्ड बनता है, यानी कि अगर आपके पास ये देखिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमारी तरफ करंट आ रहा है, तो इसकी सराउंडिंग में हम एक पाथ ले लेते हैं और ये पाथ में सर्कुलर पाथ लेते हैं, सर्कुलर पाथ लेते हैं। जब सर्कुलर पाथ लेंगे तो डेफिनेटली इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट के ऊपर, ये जो लेंथ एलिमेंट है इसके पैरेलल होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिग्मा बी डॉट डेल्टा एल जो होगा वो हम कहते हैं म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। तो ये बी डॉट डेल्टा एल, क्योंकि हर डेल्टा जो है बी के पैरेलल है। और दूसरी बात यह है कि बी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्यों, डिस्टेंस हम एक जैसा ले रहे हैं, कंडक्टर से डिस्टेंस जब एक जैसा लेंगे, आर की वैल्यू जाहिर है सर्कुलर पाथ हम ले रहे हैं तो आर की वैल्यू या डिस्टेंस की वैल्यू एक जैसी होगी हर पॉइंट के ऊपर। तो बी की वैल्यू भी एक जैसी होगी, जिसका मतलब बी कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो बाकी आ जाएगा सिग्मा डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, अगर ना समझ आए तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। मैंने पहले क्लास में भी बताया था, एक दिन पहले भी डिस्कस किया था, इसलिए मैं ज्यादा इसके टाइम नहीं लगाना चाहता। तो ये डेल्टा एल जो है, सारे डेल्टा एल जमा करें तो ये 2 पाई आर की इक्वल हो जाएगा, b into 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफरेंस भी आ जाएगा हमारे पास सर्कल का। तो b into 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि b जो होता है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के इक्वल होगा। तो याद रखें, अगर हम सर्कुलर पाथ लेते हैं अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो एम्पियर्स लॉ किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ सारी चीजें दी गई हैं। म्यू नॉट की वैल्यू है आपको पता है 4 पाई into 10 power minus 7 वेबर पर एम्पीयर मीटर। आई की वैल्यू दी गई है, आई कहता है कि 200 एम्पीयर के इक्वल है, और 2 पाई की जगह 3.14 लिखें। डिस्टेंस कितना लेंगे यहाँ से,
ज़ाहिर है 10 मीटर का लेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा ना इसके। तो ये जो अपना लाइन है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन यहाँ तक जो पास हो रही है उसका जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस ये बनेगा 10 मीटर के इक्वल। जब यह इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यू आर asked to design a solenoid that will give a magnetic field of 0.1 Tesla. Yet the current must not exceed 10 ampere. To find the number of turns per unit length of the solenoid. यानी कि आपसे ये कहा गया है, ये 14.6 प्रॉब्लम है। सही मिनट आपने एक मिनट है। हाँ सही ठीक है। आपने क्या करना है कि एक सॉलिनॉइड ऐसी डिजाइन करनी है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपको बताना है। कितने आप रखेंगे कि करंट को उसमें 16 एम्पीयर से ज्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम करंट जो है वो 16 एम्पीयर 10 एम्पीयर के बराबर होना चाहिए करंट। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाना है वो 0.1 टेस्ला के बराबर हो। तो आपने बताना है इसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होने चाहिए। तो d जो है इसके बराबर होता है म्यू नॉट एन आई। n की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो d ओवर म्यू नॉट आई आ जाएगा। d जो है आपके पास 0.1 है, म्यू नॉट 4 पाई into 10 पावर -7 और i की वैल्यू जो 10 एम्पीयर है। इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। 2-4 मिनट ले सकते हैं, जी प्रॉब्लम रहेगा, सिर्फ एक रहेगा। ठीक। तो ये अगला प्रॉब्लम जो है, व्हाट करंट शुड पास थ्रू a solenoid that is 0.5 meter long and 10,000 ton of copper wire so that it will have a magnetic field of 0.4 Tesla। तो ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। यानी कि आपकी से ये बताया गया कि आपके पास जो सोलेनॉइड है उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हैं 10,000 और लेंथ जो है दी गई है वो है 0.5 मीटर की। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आपने क्रिएट करना है उसकी वो 0.4 टेस्ला के बराबर हो। तो कहता है कि व्हाट करंट शुड बी पास थ्रू द कॉइल। तो आई की वैल्यू हम करनी है, यही हमारे पास फार्मूला है। तो ये देखें, ये n क्या होता है, बेसिकली n जो होता है n ओवर l के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं d इज इक्वल टू म्यू नॉट n ओवर l इंटू आई। तो ये i की वैल्यू यहां से निकालनी है, तो ये आ जाएगा b l ओवर म्यू नॉट n। अब b की वैल्यू है आपके पास 0.4, लेंथ में 0.5 मीटर की है, 4 पाई इंटू 10 का -7 आ जाएगा और नंबर ऑफ टर्न 10,000 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। अल्लाह हाफिज जी, बस खत्म हो गया। अच्छा हाँ बाय बाय से